पुस्तक विमोचन के अनेक कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिलता है और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाने में, खास करके इमरजेंसी के बाद, क्योंकि इमरजेंसी के काल में मुझे स्मरण आता है कि अगर इमरजेंसी में हम जितने लोग अंदर जेलों में बंद थे, मैं स्वयं अटल जी के साथ बेंगलोर जेल में था, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए बेंगलोर गया हुआ था 25 जून 1975 को। मुझे कल्पना नहीं थी कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के अलावा लंबी कमेटी हो जाएगी 19 महीने की, और वो भी बेंगलोर के कारावास में। लेकिन मैं इतना हमेशा स्मरण करता हूँ कि कारावास में जितने लोग थे, खास करके जब समय काफ़ी बीत गया, शुरू में अंदाज़ा नहीं होता, बाद में जो लोग आए वो तो सत्याग्रह करके आए थे, उनको पता था कि कितना भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर जब भी कभी कोई खबर आती थी कि अमुक व्यक्ति रिलीज होने वाला है, तो रिलीज शब्द सुनते ही एक आनंद का अनुभव सबको होता था। तो मैं तब उसके बाद कहता हूँ कि अब आजकल हिंदी में तो कहते हैं इस पुस्तक का लोकार्पण होगा, अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं कि ये पुस्तक रिलीज होगी, और इसीलिए आप आकर के रिलीज करें। मैंने कहा रिलीज जरूर करूँगा, मैं आऊँगा, अच्छा काम है। लेकिन आज का यह जो पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, 12 हफ्ते का, अभी जो मेरे सब लोगों ने यहाँ पर मिल करके उसका प्रदर्शन किया, प्रभात ने सही कहा कि ये केवल उनके जो अंग्रेजी में लेख है आपने जी के, या अंग्रेजी में भाषण, उन्हीं का संकलन। वो राज्यसभा में भी थे तो हिंदी में भी बोलते थे, और बाहर तो मुझे विश्वास है कि जब भी मुंबई में या महाराष्ट्र में जाते होंगे तो मराठी में अधिक बोलते होंगे, स्वाभाविक है। और मैं स्वयं अपने अनुभव से जानता हूँ कि आज भले मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में भी बोलना सबसे अधिक सहज किसी भाषा में है तो हिंदी में है। लेकिन 20 वर्ष की आयु तक, जिसका अर्थ है कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, अंग्रेज का शासन यहाँ पर था, तब तक मुझे हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता था। मुझे भाषाएं 2 ही में मेरे परिचित थी, और वे भी मेरी मातृभाषा सिंधी और मेरी शिक्षण की भाषा अंग्रेजी। ये इन 2 भाषाओं से मैं परिचित था। यहाँ तक कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना 14 वर्ष की आयु में, तब अंग्रेज का शासन था यहाँ पर, और मैंने संघ का भी जो प्रशिक्षण होता है, जिसको ओटीसी के नाम से लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर ओटीसी, सेकेंड ईयर ओटीसी, थर्ड ईयर ओटीसी, ये भी सब मैंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किए। 46 में मैंने थर्ड ईयर ओटीसी की, और आज जब यहाँ पर दत्ता होसकोलजी और अपने पालकी प्रबोधिनी के ये दोनों विनय जी, ये दोनों जो इस पुस्तक के एडिटर्स हैं, वो पुस्तक के बारे में भी बता रहे थे। दत्ता जी जो हैं वो पापे जी के बारे में बता रहे थे। तो मुझे साफ दिख रहा था कि आज यहाँ पर
पूछता हूँ कि आप बीजेपी से कब से, जनसंघ के काल से या बाद में जब बीजेपी बनी उसके बाद से? तो बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम मूलतः तो एबीवीपी के कारण आए। वो हमारे वेंकैया जी बैठे हैं यहाँ पर, वो हों चाहे महेश जी बैठे हैं, वो हों चाहे ये मुरलीधर राव बैठे हैं या कोहली जी बैठे, ये सब जो सामने सामने बैठे हुए, वो आज भले ही मैं इनको कहूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के अमुक हैं, फलाने हैं, ढिमके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस गैदरिंग में, मैंने पहले कोई इतनी बड़ी गैदरिंग बुक रिलीज के लिए देखी जिसमें संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में थे। प्रमुख अधिकारी स्वयंसेवक तो सभी हैं, वो तो बीजेपी का कार्यक्रम है तो भी सब स्वयंसेवक होते हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी प्रिजाइड कर रहे हैं, दत्ता जी बोले उनके साथ साथ बैठे हो, तो एक असाधारण कार्यक्रम। इसलिए महिला हो पुरुष हो, जितने बाद में आए, देर से आए, सब लोग खड़े हैं, और ये 100 से ज्यादा तो खड़े ही हैं। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितना महान योगदान संघ परिवार का है, उसकी श्रेष्ठता के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके भविष्य निर्माण के लिए किसी और संस्थान का नहीं, किसी और संगठन का नहीं। और पिछले दिनों में मुझे स्मरण है, क्योंकि मैं स्वयं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं तो 42 में स्वयंसेवक बना, जिसका मतलब है कि तब मैं ही कभी पूछा था, राजनीति के बारे में संघ दिलचस्पी नहीं लेता, तो मुझे सुनाया जाता था। मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी को, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के संस्थापक थे, उनको देखा। उनका स्वर्गवास 42 से पहले हुआ, 39 40 में हुआ, और मैं 42 में स्वयंसेवक बना कराची में, और सिंध में तो शाखा जो है वो भी 39 में बनी है। और उन दिनों में ये बताया जाता था कि डॉक्टर हेडगेवार जी कहा करते हैं कि दैट अ स्लेव कंट्री हैज नो पॉलिटिक्स। एक दास देश, एक गुलाम देश, उसकी कोई राजनीति नहीं होती। और इसीलिए मैं समझता हूं कि राजनीति में आज रुचि तो लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना कहते हुए भी वो डॉक्टर साहब कहा करते थे कि मैं स्वयं तो किसी समय कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, और आज भी आंदोलन होता है, आह्वान होता है कारावास जाने का तो जाता हूं। इतना ही नहीं तो एक अनुशीलन समिति नाम की एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिसका बेस कलकत्ते में था, और वो उसके भी सदस्य थे, उसके कार्यक्रम के लिए भी कलकत्ता जाते थे। मैं इस बात को इसलिए जानता हूं कि लेफ्टिस्ट जो है ना, उनमें से एक लेफ्टिस्ट बहुत प्रमुख लेफ्टिस्ट था कि जिसको जब हमने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा देखो आपकी बहुत आलोचना करते हैं सारे मेरे साथी कम्युनिस्ट जितने लेफ्टिस्ट हैं, संघ की आलोचना बहुत करते हैं और इसलिए जनसंघ की भी आलोचना बहुत करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि जानता हूं कि आपके डॉक्टर हेडगेवार जी जो थे वो कलकत्ता आते थे तो अनुशीलन समिति की बैठक के लिए आते थे, तो मैं उनका हमेशा आदर करता हूँ, इसलिए संघ की आलोचना मैं कभी नहीं करता। आज मैं इन बातों का स्मरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में जब तक अंग्रेज का शासन यहां पर था तो मन में एक ही इच्छा होती थी कि भारत स्वतंत्र कैसे होगा, भारत इस दासता से मुक्त कैसे होगा, ये गुलामी कैसे खत्म होगी। और मैं जब बता रहा था आपको कि मैं
46 में 46 में ओटीसी के लिए नागपुर गया, ओटीसी के लिए, तो तब जो है मुझे अनुभव एक बार हुआ कि उन दिनों में जो ट्रेन जाती है आज नागपुर ना, वो है सेंट्रल रेलवे, और उस सेंट्रल रेलवे को अंग्रेज के शासन में उसका नाम था जीआईपी रेलवे। जीआईपी का अर्थ था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। और मैं उस ट्रेन में बैठा तो देख करके आश्चर्य हुआ मुझे कि ट्रेन में मैं जा रहा था तो कंपार्टमेंट में जितनी चीज़ें थी कि जो अलग की जा सकती थी, जैसे नलका है, जैसे टॉयलेट में आईना लगा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ क्या था, लिखा हुआ होता अगर जीआईपी तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन सब पर लिखा हुआ था स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी। जैसे कोई ये मान करके चले कि भारतीय जो है ना वो चोर है, और इन चीज़ों को देख करके जो वहाँ से हटाई जा सकती है वो घर ले जाएंगे चोरी करके, और चोरी करके ले जाएंगे, जाकर के अपने घर पे लगाएंगे। अगर वो आईना लगा देंगे, वहाँ पर मिरर लगा देंगे, तो देखने वाला देखेगा लिखा हुआ है स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी, एंड इट वाज ह्यूमिलिएटिंग, यानी अपमानकारक। देख करके इतना वो होता था कि ये कैसा शासन है, क्योंकि बहुत बार ऐसी कल्पना होती है कि अंग्रेज का शासन बहुत अच्छा था, ऐसा था ऐसा था, तो मुगलों का शासन खराब था, या विदेशी जो आक्रमण आए थे वैसे। लेकिन मैं इस बात को स्मरण करता हूँ, और तब भी बात अपने शाखा के कार्यक्रमों में बौद्धिक वर्ग में आदमी बोलता था इस बात को, ये है हमारे ऊपर शासन करने वाले जो उनको चोर मान करके चलते हैं। और मैं मानता हूँ कि आज भी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं था तब तक डॉक्टर हेडगेवार ये कहते थे कि a slave country has no politics, इसीलिए राजनीति में कोई रुचि लेने की जरूरत नहीं है। ये साल जो है 2013 का साल है, और देश में विदेश में जो लोग की स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं वे सब इन दिनों में और 150वीं वर्षगांठ स्वामी विवेकानंद जी की मना रहे हैं। और ये सितंबर का महीना है, मैं कहता हूँ सितंबर का महीना और विशेष है उसी दृष्टि से, क्योंकि यही महीना है कि जब वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी शिकागो में, और जिस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ से गए थे, और जाकर के उन्होंने जो व्याख्यान दिए वहाँ पर, पहले ही व्याख्यान से ऐसी धाक बैठी, क्योंकि उनके लिए तो ये संबोधन ही बड़ा विचित्र था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसी पर कितनी करतल ध्वनि हुई, कितनी चीयरिंग हुई कि ये सारे ये लेडीज एंड जेंटलमैन वाला नहीं है ये वक्ता, ये मौलिक दूसरा चिंतन है जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके संबोधित करता है। फिर तो सारा व्याख्यान था, भाषण था, आगे के भी व्याख्यान थे, इतने गजब के थे सारे के सारे। और ये दिस हैपेंड इन 1893, और उस 1893 के भाषणों के कारण उनका नाम हो गया सारी दुनिया में, भारत में, कि जहाँ पर भी वो जाएं लोग उनको सुनने के लिए जाएं। 1897 में वो एक यूरोप की यात्रा करके लौटे भारत में, तो वो भारत आकर के मद्रास में उतरे। उन दोनों में स्टीमर से जाते थे, गए थे तो वो मुंबई से गए थे, और मुंबई से वो 31 ऑफ मई 1893 को गए थे। मुझे याद है कि इन दिनों में जब मुंबई के रामकृष्ण मिशन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि 1893 को हम
स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ से प्रस्थान करना, उसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और आप अगर राष्ट्रपति जी से बात करें कि वो उस अवसर पर यहाँ आए, मैंने कहा मैं करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैंने उनसे बात की और उन्होंने सहज स्वीकार किया और वो वहाँ गए थे। मुझे भी बुलाया था रामकृष्ण मिशन ने वहाँ की, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन हॉल में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ स्वामी विवेकानंद जी के इस अवसर के, इसके लिए लौट करके आए तो वो आए मद्रास आकर के होते, और मद्रास, और ये बात की बात है 1897 की। लेकिन उस 1897 के भाषण के लिए बहुत लोग उनके पास वहाँ गए थे उस कार्यक्रम में सुनने के लिए कि ये हिंदुइज्म की महानता के बारे में, धर्म की महानता के बारे में हमको बताएंगे। बताया उन्होंने अपने प्रवचन में। लेकिन उस दिन उनका प्रमुख बल जो था, वो जिस बात पर था, उसको उनको पढ़कर के हैरानी होती है। उनका बल जो था वो हिंदुइज्म का विवेचन करने में इतना ज़्यादा नहीं था जितना इस बात पर था कि आप किसी न किसी देवी की पूजा करते होंगे। मैं आपको आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आने वाले 50 सालों के लिए किसी भी देवी की आप पूजा करते हो, उनको विश्राम करने दें, आराम करने दें, और एक ही देवी को जागृत रखें, और वह देवी है भारत माता। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया था, मदर इंडिया कहा था। लेकिन मैं मानता हूं कि जितने लोग हुए हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने में असाधारण योगदान दिया, उनमें विवेकानंद जी कम नहीं हुए। वैसे तो मैं पिछले दिनों में जब वो देख रहा था तो मैंने देखा कि वो 150th ईयर के हिसाब से क्या हुआ उनका जन्म, तो देखा कि 1863 बनता। इसके कारण 2013 में उनका 150th ईयर हुआ, और 1863 देख करके आश्चर्य हुआ कि जितने सारे उस दशक में, 19वीं शताब्दी के इस 7वें दशक में, 60s में जितने प्रमुख लोगों के जन्म हुए, उनमें कौन कौन है? मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम भीखाजी कामा, स्वामी विवेकानंद जी, आशुतोष मुखर्जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, भगिनी निवेदिता, महात्मा गांधी, ये सब जो है ना, दे आर ऑल बॉर्न इन दैट 7th decade of independence of the 19th century। इसका कैसा आश्चर्य की बात है। और 20वीं शताब्दी में विवेकानंद जी तो 2 साल हैं, और 2 साल से पहले आखिर के दिनों में उन्होंने एक बार कहा कि मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि विश्व भर में आज हिंदुइज्म का आदर होता है। विश्व भर में लोग भारत की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया नीड्स अ मैन मेकिंग मशीनरी। इंडिया नीड्स अ सिस्टम which can create men with a capital M, असाधारण मनुष्यों का निर्माण कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। और संघ का स्वयंसेवक बनने के बाद मुझे लगा कि जाने अनजाने डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने जब 1925 को जन्म दिया, उन्होंने विवेकानंद जी का भाषण पढ़ा, सुना, नहीं सुना, मैं नहीं जानता, वो पुराने हमारे लोग संघ के अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन when he created the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, he was putting into action what Swami Vivekanand ji said in his last few years,
ही पास्ट अवे इन अ वे। मैंने उनका जितना साहित्य पढ़ा है, उस साहित्य में एक लेख मैंने देखा, वो काफ़ी पहले उन्होंने कहा, अराउंड कहीं कहा होगा जब उनकी 30-32 आयु थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं 40 वर्ष की आयु देख सकूंगा। बॉर्न इन 1963 and he passed away in 1863 and passed away in 1902, which means when he was 39 years old. मैं 20-40 साल की आयु नहीं देखूंगा, 39 साल की आयु में वो चल बसे। और संघ का जो निर्माण हुआ वो 1947 तक इट वॉज फोकस्ड एंटायरली ऑन द शाखा। संघ की शाखा के कार्य के संदर्भ में ही पूरा का पूरा ध्यान था। उसके बाद संघ के कार्य के कई आयाम बढ़े और उनमें से एक आयाम था ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण हुआ, और क्योंकि मैं जिस समय संघ का स्वयंसेवक बना, हम जब संघ चालक ढूंढते थे ना, तो बड़ी उम्र के ढूंढते थे, क्योंकि हम सब छोटे थे, इतने छोटे थे कि उस समय युवा मोर्चे का या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे याद है कि मैं राजस्थान में था, एक जगह पर कोटा में था, तो कोटा में हम किसी बुजुर्ग के पास गए थे, उनको संघ चालक बनाने के लिए संघ का, और जाकर के उनको कहा कि आप बनिए। तो वो उस समय आर्य समाज के अध्यक्ष थे, और आर्य समाज के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं आर्य समाज का अध्यक्ष हूँ और मैं और भी कुछ संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अगर अध्यक्ष बनाने के लिए आता है तो मैं उनको कहता हूँ मैं अध्यक्ष एक शर्त पर बनूंगा, अगर मुझे जीवन भर अध्यक्ष बनाओगे। मैंने कहा जीवन भर संघ चालक नहीं बनाएंगे। तो वो एक अनुभव है, लेकिन उसमें से मैं आज जब देखता हूँ कि जितने एबीवीपी में आए वो आज भारतीय जनता पार्टी के सब सदस्य हैं, बड़े सक्रिय है, कोई एक ये पदाधिकारी है, कोई वो पदाधिकारी है, तो बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि डॉक्टर हेडगेवार ने संघ का निर्माण करके स्वयंसेवकों को उसमें ला करके और सब प्रकार के ऐसे कार्यों के साथ जोड़ दिया, व्यवस्था कर दी कि जो बात मैन मेकिंग मशीनरी की थी वो उन्होंने करके दिखाई। और बाल आपटे जैसे लोग, उनका चिंतन, उनकी पुस्तक जो है वो संघ के पूरे विचारधारा को, आपको नहीं तो सबको एक एक को कितने लेख बताए आपने? 52। वो 52 लेख पढ़ने के बाद पुस्तक ख्याल में आएगी। अगर किसी एक विषय पर होती तो बात अलग होती, और एक विषय पर अगर मैं कहूँ तो उस पूरी पुस्तक को जो नाम दिया गया है वो विषय वही है कि जिसके आधार पर हम सब का चिंतन है। नेशन फर्स्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेशन फर्स्ट। तो बाल आपटे ने एक प्रकार से अनेक जितने लेख लिखे अंग्रेजी में या जितने भाषण दिए अंग्रेजी में, उन सब का संकलन करने के बाद भी जिसने भी इस शीर्षक को सोचा, स्वयं बाल आपटे ने सोचा या हमारे दोनों एडिटर्स ने सोचा या विनय सहस्रबुद्धे ने सोचा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसने भी सोचा उसने सही शीर्षक देकर के सभी पाठकों को बता दिया कि इसका विषय क्या है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य का अर्थ है, विचारधारा का अर्थ है राष्ट्रवाद, प्रमुख रूप से राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि। और दूसरी बात है कि जीवन में चारित्र सर्वोपरि, नैतिकता सर्वोपरि, नैतिकता से कोई समझौता नहीं हो, और आप चाहे राजनीति में हो तो भी नहीं करना समझौता, और हर हालत में एक चारित्रवान जीवन बिताना, और चारित्रवान जीवन बिताते हुए जहाँ पर भी अनैतिक कार्य दिखे उसका विरोध करने की तैयारी रखना। मैं समझता हूँ कि इस कारण से पिछले दिनों में जो बाकी आयाम थे उनमें से भी हिंदुस्तान समाचार को मैंने देखा। मैं एबीवीपी का कभी सदस्य नहीं बना,
लेकिन मैं हिंदुस्तान समाचार के अभी अभी पिछले दिनों में जब बालेश्वर अग्रवाल जी के एक कार्यक्रम में गया था, उनके सम्मान में एक पुस्तक छापी थी भारत प्रकाशन में, उसका विमोचन करने के लिए गया था। यहाँ फिर हमारे लेले जी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें गया था। उसमें पुस्तक नहीं थी, लेकिन लेले जी की स्मृति में एक कार्यक्रम हुआ था। तब मैंने इस बात का उल्लेख किया था, एबीवीपी का भले मैं नहीं बना हूँगा, लेकिन जिस समय एबीवीपी या हिंदुस्तान समाचार बने थे, उस समय संघ के कार्य पर प्रतिबंध लगा हुआ, और वो संघ का प्रतिबंध जो था वो महात्मा गांधी जी की हत्या के कारण हुआ था, और संघ के नाम से कुछ नहीं किया जा सकता था। और क्या हुआ कि हमारे जो स्वयंसेवक और हमारे वहाँ के कराची के संघ चालक सिंध के, वे गिरफ्तार हुए थे और पाकिस्तान के जेलों में थे। और उस समय भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ कि जितने हिंदू पाकिस्तान के जेलों में हैं, अगर वो हिंदुस्तान के जेलों में आना चाहें, और जितने मुसलमान यहाँ के जेलों में हैं वो पाकिस्तान के जेलों में जाना चाहें, तो उनका एक्सचेंज करेंगे। हम तैयार हैं एक्सचेंज करने के लिए। तो उस समय जो हमारे सिंध प्रांत के प्रांत प्रचारक थे श्री राजपाल जी पुरी, उन्होंने मुझे बुला करके, मैं उन दिनों में राजस्थान में था, मैं भी प्रचारक था, मुझे कहा कि आप आइए और आप फिरोजपुर जाइए। फिरोजपुर में एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा, वहाँ से ट्रेन आएंगी, यहाँ से ट्रेनें जाएंगी। मुसलमान जो कैदी हैं उनको लेकर के वहाँ जाएंगी, हिंदू कैदी हैं उनको वहाँ से लाएंगे, और उसमें हमारे जो बंदी हैं संघ चालक सहित 20 बंदी, वो आएंगे, उनको लेने के लिए आप जाइए। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, और जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, संघ का अधिकारी तो बन करके तो संघ की ओर से तो नहीं जाऊंगा। तो कहा कि हिंदुस्तान समाचार के प्रतिनिधि बन करके जाएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान समाचार का प्रतिनिधि बना, मैंने उस समय बताया था, लेकिन एबीवीपी का नहीं बनना पड़ा अभी। तो हिंदुस्तान समाचार का प्रतिनिधि बन करके मैं उसके लिए गया था, और उस दिन भी वहाँ पर एक प्रसंग हुआ था जिसके लिए इंसिस्ट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे संघ चालक को भेज दिया, क्योंकि वो बहुत एक प्रसिद्ध लीडिंग लॉयर थे कराची के, खानचंद गोपाल दास, लेकिन बाकी 19 को रख रखा था, उनको कल नहीं भेजा। ये सोचा कि हम उनको किसी और मौके पर भेजेंगे, और उनके लिए और इनके लिए भी इंसिस्ट करने लगे कि एक ख़ास कैदी था यहाँ पर दिल्ली के जेल में, वो दो हमको, तो हम इनको देंगे। और उस समय पंजाब में भी प्रेसिडेंट रूल था, तो एक ICS का ऑफिसर था, वो उस समय चीफ सेक्रेटरी के रूप में आया था। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, कोई ये 1 पर्सन फॉर 1 पर्सन कोई सवाल नहीं है, खानचंद गोपाल दास को वापस नहीं ले जा सकते, ये वो आ गए हैं, यहाँ पर उतरे हैं, और 19 लोगों को उन्होंने वहाँ पर रख रखा है। देयर विल बी नो सच एक्सचेंज इन लिeu ऑफ हिम। इफ दे want to take these Muslim prisoners, they can take them. There is no question of our sending Dr. कुरैशी। वो कुरैशी का आग्रह कर रहे हैं, और इस प्रकार से फिर वो रुक गया कुछ महीनों के लिए। कुछ महीनों बाद वो हमारे 19 लोग आए थे। मैं इन बातों का स्मरण इसलिए करता हूँ कि उसके बाद जो विविध आयामों के कारण संघ परिवार का विस्तार बहुत अधिक हो गया, वो एक बहुत बड़ी ताकत बन गया हमारा, अलग अलग क्षेत्रों में, सेवा भारती के रूप में, विद्या भारती के रूप में, एकल विद्यालयों के रूप में, और वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में, स्वदेशी जागरण मंच के रूप में, अनेक प्रकार के जो सारे कार्य हुए, उसके कारण मैं मानता हूँ कि संघ के द्वारा, और जिनमें निश्चित रूप से भारतीय जनसंघ जो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उस योगदान को सफलता जो मिली है वो संघ की ओर से मैं मानता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के आज की स्थिति के लिए जो प्रमुख टर्निंग पॉइंट था
वो टर्निंग पॉइंट वो था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्री गुरुजी से मिले, सरसंघचालक से मिले और उनको कहा कि मैं जिस राजनीतिक दल का निर्माण करना चाहता हूँ, जिसके मैनिफेस्टो से, कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित करवाया गुरुजी को, वह सफल तब होगा जब आपके जो लोग हैं हर एक प्रदेश में, उनमें से 3, 4, 5 प्रमुख लोग मेरे कार्य के साथ जुड़ेंगे नहीं। और उस कारण कई सारे उस समय प्रचारक, प्रमुख प्रचारक, दीनदयाल जी उपाध्याय जैसे, नानाजी जैसे ऐसे लोग, और वो भंडारी जी जैसे, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे ऐसे लोग सब जुड़े, परमेश्वरन जी जैसे केरल में, ये सब जुड़े। उसके कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रभावी राजनीतिक दल बन सकी, जो कि विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है, राष्ट्रवाद के, और जो प्रामाणिकता, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मैं समझता हूँ कि आपटे जी और आपटे जी का ये लेखन और आपटे जी की ये पुस्तक वो इन सब बातों का परिचायक है, और उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी जब उनके हिंदी लेख और हिंदी व्याख्यान वो भी सब प्रकाशित होंगे। वो भी भारत प्रभात प्रकाशन वाले कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत आनंद प्रकट करता हूँ कि आज के अवसर पर आपटे जी का परिवार पूरा यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत उनका अभिनंदन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, और मैं आभारी हूँ भैया जी का और संघ के सभी उपस्थित अधिकारियों का कि जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाया। धन्यवाद।